नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। साथ के साथ इन फ्यूचर में उस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबको जो है वो हम डिस्कशन लेते हैं। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उस टॉपिक के बारे में हम कंप्लीटली जो है वो स्टडी करते हैं ताकि कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आए उसको हम जो है वो ठीक करें। सबसे पहले दोस्तों, कल जिन बच्चों ने टीचर्स डे के लिए जो है मुझे विश किया गया था उनको मैं तहे दिल से जो है वो धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे और जिस तरीके से आपने मेरे लिए 2 शब्द कहे वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि बच्चे जो है उसको टाइम टू टाइम जो है वो याद करते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये जो हमारे पास में बुलेट सीरीज है वो एक वरदान के तहत है। हमने शुरू में देखा था कि फ्री में जो है वो कोई चीज़ मिल रही है तो इसमें इतना अच्छा कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि एक फर्स्ट इमेज यही जाती है कि कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो क्या ही मिल रहा होगा। लेकिन बोला हमने धीरे धीरे देखा, जाना पहचाना, तब पता चला है कि कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने मिस कर दी। कुछ कुछ बच्चों ने तो कहा कि सर हमने तो जो है वो 150 क्लास होने के बाद शुरुआत की, इसलिए हम सुबह 7 बजे भी देखते हैं और शाम को 7 बजे भी जो है वो पुरानी वाली देखते हैं ताकि हम इसको कवर कर सके। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छी बात है, अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो मेरे लिए यही गिफ्ट है। और यही चीज़ सोच के जो है मैंने इसकी शुरुआत की गई थी। जब बहुत सारे बच्चों के फ़ोन मैसेज आते थे कि सर हम कोचिंग नहीं ले सकते, हमारी ये प्रॉब्लम्स है, किसी को इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स थी, किसी को कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, किसी को जो है वो और कोई चीज़ की दिक्कत थी कि वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते थे या कोचिंग की जो है वो फीस पे नहीं कर सकते। फिर हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये चीज़ दी जाए। और हमने वादा किया कि 2025 में जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आएंगे। और ये रोज सुबह 7 बजे लेके आएंगे। वो इसलिए ताकि आपको सुबह सुबह जो है वो अच्छा नॉलेज मिल जाए। बहुत सारे बच्चे तो ये भी कहते हैं कि हम उठते ही आपकी वजह से हैं कि सुबह क्लास आएगी, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज हमारे पास में क्लास रहेगी 249 नंबर की क्लास रहेगी, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार। कल हमारे पास में जो है वो 250 नंबर की क्लास आएगी और वो क्लास हमारे पास में लाइव आएगी। तो आप सब लोग जो है वो अभी से नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिए। कल सुबह 7 बजे हम जो है वो लाइव आएंगे और सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे इस बुलेट सीरीज के माध्यम से, जो जो चीजें, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, कल सुबह 7 बजे हम लाइव आएंगे, आपसे बातचीत होगी, आपके जो भी डिस्कशन है वो सारी चीजें लेंगे। टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत हमने क्यों की, टाइम भी हमने 7 बजे ही क्यों रखा, ये वो सब चीजों के बारे में जो है वो चर्चा होगी। प्लस एक टॉपिक भी जो है वो हम फिनिश करेंगे। और साथ के साथ आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारे टॉपिक पढ़ने में बाकी के टॉपिक पढ़ने में जो है वो किस तरीके से दिन रात का अंतर है। तो पढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास 249 नंबर की क्लास ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड। यानी कि अब तक जो है वो हमारे पास में 248 क्लासेस हो चुकी है। 248 दिन जो है वो हमारे पास में इस साल के जा चुके हैं 365 में से। तो अब सोचिए आपको बाकी के दिन किस तरीके से यूज में लेने हैं, बाकी के दिन का जो है वो किस तरीके से यूटिलाइजेशन लेना है। क्लियर है? तो चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। कल सुबह 7 बजे मिलेंगे हम लाइव नए टॉपिक के साथ में। आज हमारे पास में 249 की क्लास दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि इस क्लास को लेने का एक पर्पज ये भी है कि मैं खुद जो है वो आपको बताया है कि ईएसआई के अंदर काम करते हैं तो बहुत सारे मरीज उसी तरीके के आते हैं जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। तो किसी न किसी कारणवश जो है या तो मैनेजर की नेग्लिजेंसी की वजह से या कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, उसकी वजह से जो है वो उनको इंजरी हो जाती है। किसी की अंगुलियां कट जाती है, किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी को आइज की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो लेके आती है। तो वो आ जाता है हमारे पास में ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड। यानी कि काम तो करना ही है, जिंदा रहने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा।
कहते हैं ना कि पापी पेट का सवाल है। तो पापी पेट का सवाल से मतलब हो गया कि भाई जिंदा रहने के लिए या परिवार को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो उसमें हम फैक्ट्री वर्कर्स में जो है हम काम कर रहे हैं या कहीं पे कोई भी चीज जो है वो कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी होता है कि हम जो है वो क्या करेंगे दोस्तों, कि कौन कौन से हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे फिजिकल, केमिकल, ये बहुत सारे जो है वो हेल्थ हैजार्ड पढ़ेंगे। तो कौन कौन से हेल्थ हैजार्ड हो सकते हैं, उन हेल्थ हैजार्ड को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, क्या क्या प्रावधान है, उन सबको वन बाय वन करके जो है वो लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास होगी हमारे पास में ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड। ऑक्यूपेशनल का मतलब हो गया हमारे पास में कि ऑक्यूपेशन हम काम कर रहे हैं वहां पे हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से हैजार्ड्स हो सकते हैं उनको हम लेंगे और उसको टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में दोस्तों डेफिनेशन। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड की जो है वो डेफिनेशन क्या होती है उसको हम ले लेते हैं। तो वही चीज आपको बताया कि वर्क प्लेस पे कोई भी इंजरी होती है उसको हम कहते हैं दोस्तों ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड। तो देखिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड आर factors in the workplace that may cause injury, illness, discomfort to workers, affecting their physical, mental and social well-being। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड जो है वो क्या है दोस्तों, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड जो है वो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जो कि वर्क प्लेस पे होते हैं, जो क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो हमारे पास में इंजरी कोज कर सकते हैं, इलनेस कोज कर सकते हैं और डिस्कंफर्ट कर सकते हैं वर्कर्स का। ठीक है, एंड अफेक्ट करेंगे उसकी फिजिकल हेल्थ को भी, उसकी मेंटल हेल्थ को भी, उसकी सोशल वेलबींग को भी अफेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। तो आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए। एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर याद नहीं होती है कोई बात नहीं, क्योंकि अब आप कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आपको सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं आते हैं कि एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको ऐसे कैसे लिखनी पड़ेगी। जी नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो जहां पे हम काम करते हैं वहां पे कोई इंजरी कोज कर दे, कोई इलनेस कोज कर दे, कोई डिस्कंफर्ट कर दे, या कोई भी ऐसा कारण जिससे उस पर्सन की फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो, मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो, सोशल वेलबींग अफेक्ट हो, वो सारी की सारी चीजें ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड में आती है। जैसे मान लो फैक्ट्री में काम करा, रात को भी उसको टन 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 की आवाजें सुनाई दे रही है, तो उसकी हेल्थ तो बिगड़ी ना। ठीक है, फिजिकल हेल्थ, मान लो उसको कोई चोट लगने का खतरा होता है या चोट लग भी जाती है बार बार, वो सारी चीजें। मेंटल स्ट्रेस हो, टाइम पे सैलरी नहीं आ रही है, 6 घंटे की बजाय जो है वो 18 घंटे काम करवाया जा रहा है, वो सारी चीजें, छुट्टियां टाइम पे नहीं दे रही है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके छुट्टियों का प्रावधान है वो नहीं दिया जा रहा है, तो उसकी फिजिकल, मेंटल या सोशल वेलबींग अफेक्ट हो रही है, क्लाइंट को डिस्कंफर्ट हो रहा है, या कोई भी इलनेस और इंजुरी हो रही है, कहां पे, जहां पे वो काम कर रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स। क्लियर है। तो ये चीज हो गई हमारे पास में दोस्तों डेफिनेशन। अब बात आ जाती है हमारे पास में कि WHO ने जो है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ की क्या डेफिनेशन जो है वो दी गई है। WHO डेफिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन आपको पता ही है कि हेल्थ इज ए मेंटल सोशल वेलबींग होता है, ये सारी चीजें। अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ कौन सी होती है, ठीक है, WHO की हेल्थ की डेफिनेशन आपको पता ही होगी। ठीक है, और अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है उसको, तो हेल्थ में ऑक्यूपेशन वर्ड को और डाल दे, यानी कि हेल्थ जो है वो जहां पे वो पर्सन काम कर रहा है या जहां पे वो चीजें लागू है उसको हम कहते हैं दोस्तों ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जहां पे वो कार्य कर रहा है। तो ये चीज हो गई हमारे पास में डेफिनेशन। द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग of workers in all occupation by preventing health problems caused by working condition। यानी कि वही हमारे पास में क्या चीज है दोस्तों, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग हो। तो ये तो हो गई हमारे पास में हेल्थ की डेफिनेशन। अब यहां पे वर्ड क्या दे दिया, फिजिकल, सोशल, हेल्थ, वेलबींग ऑफ
पर्सन आ जाता तो हेल्थ की डेफिनेशन होगी। अब ये हो गया हमारे पास में फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन, सारे ऑक्यूपेशन में, बाय प्रिवेंटिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय वर्किंग कंडीशन। ठीक है, यानी कि हमारे पास में हेल्थ प्रमोशन और मेंटेनेंस होता है हाईएस्ट डिग्री का फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग का, जहां पे भी वो कार्य कर रहे हैं उस चीज को लेके आते हैं, तो वो आ गया हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो ये हमारे पास में ऑक्यूपेशनल हेल्थ की जो है वो डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड को जो है वो कितनी कैटेगरी के अंदर जो है वो क्लासिफाई किया गया है। तो दोस्तों ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड को जो है यूजुअली जो है वो 5 कैटेगरी के अंदर जो है वो क्लासिफाई किया गया है। 5 प्रकार की जो है वो कैटेगरी है जो कि हमारे पास में ऑक्यूपेशनल हेल्थ को जो है वो अफेक्ट करती है। अब ये 5 प्रकार की कैटेगरी कौन कौन सी होती है? पहली आती है हमारे पास में फिजिकल हजार्ड्स। फिजिकल हजार्ड्स इन द सेंस जैसे काम कर रहे हैं, कहीं पे चोट लग गया है, अंगुली कट गई है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में फिजिकल हजार्ड्स में आती है। सेकंड आता है दोस्तों हमारे पास में दैट इज कॉल्ड केमिकल हजार्ड्स। जो भी जैसे कोई ऑयल पेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, जहां पे गैसें ज्यादा निकलती है, रेडिएशन ज्यादा निकलती है, वो आ गया हमारे पास में एक्यूपेशनल हजार्ड्स। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल हजार्ड्स। बहुत सारी चीजें जहां पे फर्मेंटेशन का काम करते हैं, जहां पे बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ करवा के काम किया जाता है, जैसे बियर फैक्ट्री वगैरह, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल हजार्ड्स। ठीक है, जहां पे नॉइस वगैरह होती है, जहां पे प्रॉपर सेफ्टी वगैरह नहीं है, ये आ गया। नेक्स्ट आ गया साइकोलॉजिकल हजार्ड्स। भाई किसी पर्सन को छुट्टी चाहिए होती है, 7 दिन में एटलीस्ट 1 दिन की तो छुट्टी चाहिए होती है, लेकिन जब छुट्टी चाहिए होती है तब छुट्टी नहीं दे रहे हैं, टाइम टू टाइम जो है वो सैलरी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्लाइंट जो है वो हमारे पास में साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आएगी। 1 बाय 1 करके जो है वो हम इसको लेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले हम फिजिकल हेल्थ को लेंगे, फिर केमिकल हेल्थ को लेंगे, फिर बायोलॉजिकल हेल्थ को लेंगे, देन मैकेनिकल हेल्थ को लेंगे, और लास्ट जो है वो हम साइकोलॉजिकल हेल्थ को लेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास में दोस्तों फिजिकल हजार्ड्स। ठीक है, फिजिकल हजार्ड्स में क्या क्या चीजें हैं उसको हम ले लेते हैं। तो फिजिकल हजार्ड्स में आता है दोस्तों कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल एंड फिजिकल एजेंट्स। ठीक है, यानी कि किसी भी एनवायरमेंटल का और फिजिकल एजेंट्स का जो है वो हमारे पास में एक्सपोजर होता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों फिजिकल हजार्ड्स। क्या हुआ दोस्तों कि किसी भी एनवायरमेंटल या फिजिकल एजेंट का जो है वो एक्सपोजर हो जाता है, इसको हम कहते हैं फिजिकल हजार्ड्स। जैसे कौन कौन से हो गए, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नॉइस। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में बहुत ज्यादा जो है वो शोर शराबा है, नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस टिनिटस। अगर नॉइस की वजह से किसी का हियरिंग लॉस हो जाता है, टिनिटस हो जाता है, मतलब कानों के अंदर जो है वो झंझनाहट हो जाती है, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो हमारे पास में किस में आएगा दोस्तों, फिजिकल हेल्थ में आएगा। नेक्स्ट आता वाइब्रेशन। वाइब्रेशन सिंड्रोम्स, जिसको हम व्हाइट फिंगर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कोई ऐसी फैक्ट्री पे या ऐसी मशीन पे काम करा जो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है तो वाइब्रेशन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो नॉर्मली रहेगा तो भी उसको ऐसे वाइब्रेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रेडिएशन, जिसमें आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग, आयनीकृत और नॉन आयनीकृत अगर रेडिएशन आ रही है, वो हमारे पास में कैंसर, बर्न, कैटरेक्ट, ये सारी चीजें जो है वो कर सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो उसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। मान लीजिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा। ऐसी जगह जहां पे बहुत कम टेम्परेचर, जैसे बियर फैक्ट्री में जो है वो 4 डिग्री 3 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट होता है पुअर लाइटिंग, बहुत कम लाइट हो, उसकी वजह से आई स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, दिखना कम हो जाएगा, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। अगर मान के चलिए फैक्ट्री में जो है वो उजाला ही नहीं है सही तरीके से तो एक्सीडेंट होने की संभावना भी है। नेक्स्ट आता है प्रेशर चेंजेज। प्रेशर चेंजेज इन द सेंस जिसको हम बोलते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस। जैसे आपने देखा होगा कि कोई लोग खदानों में काम करते हैं, ठीक है, कैशियस डिजीज जिसको हम बोलते हैं, खदानों में काम करते हैं तो आपको पता है बहुत गहराई तक जाना पड़ता है और वहां पे हमारे पास में प्रेशर जो है वो बहुत अल्टर्ड होता है, बहुत चेंजेज होता है। तो ये हो गया हमारे पास में दोस्तों फिजिकल हजार्ड्स।
ठीक है, यानी कि एनवायरमेंटल या फिजिकल एजेंट्स में कोई भी चीजों का जो है वो चेंजेज होता है, किसी भी चीज का एक्सपोजर होता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल हजार्ड्स। जैसे हमारे पास में नॉइस हो गया, वाइब्रेशन हो गया, रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर एक्सट्रीम हो गया, पुअर लाइटिंग हो गया और प्रेशर चेंजेज हो गया, ये हो गए फिजिकल हजार्ड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास में केमिकल हजार्ड्स। केमिकल हजार्ड्स इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म, ठीक है, यानी कि हार्मफुल जो केमिकल होते हैं उनका एक्सपोजर हो, ठीक है, वो सॉलिड के रूप में भी हो सकता है, वो लिक्विड के रूप में भी हो सकता है, वो गैसेज के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में जो है वो हमारे पास में केमिकल्स का हजार्ड्स होता है, उसको हम कहते हैं केमिकल हजार्ड्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, डस्ट, बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो है वो ऐसी ऐसी डस्ट निकलती है जिसकी वजह से एलर्जीज हो जाती है। नेक्स्ट आ गया दोस्तों सिलिका। सिलिका निकलता है तो सिलिकोसिस डिजीज हो जाती है, लंग्स की एक बहुत बड़ी डिजीज है जिसको हम बोलते हैं सिलिकोसिस, ठीक है। नेक्स्ट एस्बिटोस, बहुत सारी फैक्ट्री में जो है वो एस्बिटोस यूज में आता है, ठीक है, तो ये एस्बिटोस हो जाता है तो उसकी वजह से जो है वो एस्बिटोसिस हो जाता है या फिर लंग कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉटन डस्ट, जिसकी वजह से जो है वो बाइनोसिस हो जाता है, जिसको हम ब्राउन लंग डिजीज जो है वो उसके नाम से जानते हैं, ठीक है, कि छोटे छोटे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कॉटन वगैरह ऊन की कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में दोस्तों बाइनोसिस हो जाता है, एक बेगोसिस एक होता है बाइनोसिस, दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट याद रखना। तो इसको ब्राउन लंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ये कॉटन डस्ट की वजह से होता है, काफी बार जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, ठीक है, तो सिलिका भी काफी बार पूछा गया है, सिलिकोसिस हो जाता है, ठीक है, और कॉटन डस्ट से जो है वो बेगोसिस हो जाता है, शुगर केन से भी होता है, अभी आएगा हमारे पास में, ठीक है, तो उसमें बाइनोसिस बेगोसिस दो तरीके की होती है, दोनों में ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों गैसेज की वजह से, ठीक है, तो गैसेज की वजह से जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है या हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी हो जाती है, बहुत सारी फैक्ट्री में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत जल्दी जो है वो अटैच होती है, तो ये चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सोलवेंट या पेस्टिसाइड या एसिड अगर यूज में आते हैं, जैसे जिससे डर्मेटाइटिस हो सकता है, लीवर या किडनी डैमेज हो सकता है, पॉइजनिंग की कंडीशन आ सकती है। और लास्ट आता है हैवी मेटल्स, ठीक है, बहुत सारी जगह जो है वो हैवी मेटल्स हो जाते हैं, यूज आते हैं, जिसकी वजह से लीड पॉइजनिंग हो जाता है। ये लीड पॉइजनिंग जो है वो क्या करवाता है दोस्तों, एनीमिया कोज करवा सकता है, न्यूरोपैथी कोज करवा सकता है, या फिर मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, मर्क्यूरी भी बहुत जल्दी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के साथ में। मर्क्यूरी पॉइजनिंग ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो कंप्लीट करवा रखी है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। ये हो गया हमारे पास में केमिकल हजार्ड्स, ठीक है, पहले था हमारे पास में दोस्तों फिजिकल हजार्ड्स, सेकंड आ गया हमारे पास में केमिकल हजार्ड्स। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में बायोलॉजिकल हजार्ड्स। बायोलॉजिकल हजार्ड्स में क्या क्या चीज आती है उसको हम ले लेते हैं। बायोलॉजिकल हजार्ड्स इन द सेंस, जैसे इन्फेक्शन हो जाए किससे, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगाई से, पैरासाइट से, ठीक है, मान लो वहां पे पानी की प्रॉपर सप्लाई नहीं है, मान लो वहां पे प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है, या मान लो वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो वेंटिलेशन सही तरीके से नहीं है, तो ये इन्फेक्शन हो सकते हैं या ये हैजार्ड्स हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, ठीक है। पहला था हमारे पास में फिजिकल हैजार्ड्स, बिल्कुल प्रैक्टिकली बेस पे सोच के देखो क्या क्या चीजें हो सकती है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में केमिकल हैजार्ड्स, केमिकल बहुत सारी जगह यूज में आते हैं, वो चीज आपने देख लिया। तीसरा आ गया हमारे पास में बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, यानी कि कोई भी इंफेक्शन हो जाए, वो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वो वायरस से भी हो सकता है, वो फंगस से भी हो सकता है, वो पैरासाइट से भी होता है, तो उसमें आ जाता है हमारे पास में दोस्तों एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं दोस्तों हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स ने कैसे, जैसे HIV का इंजेक्शन वगैरह, HIV का जो है वो प्रोटोकॉल नहीं है, अगर किसी को HIV है तो उसको इस तरीके से जो है वो काम में लगाया जा सके ताकि वहां पे जो है वो ज्यादा एक्सपोजर ना हो। हेपेटाइटिस B है या ट्यूबरकुलोसिस, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ट्यूबरकुलोसिस, तो कोई पर्सन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको एटलीस्ट छुट्टी देनी चाहिए या ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहां पे वो एक्सपोजर कम हो, लेकिन वो अगर 10 आदमियों के बीच में काम कर रहा है तो 10 के 10 जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से जो है वो सफर करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फॉर एग्जांपल फार्मर्स, जैसे हमारे पास में लेप्टोस्पिरोसिस हो जाता है, एंथ्रेक्स हो सकता है या फिर ब्रुसिलस हो सकता है,
तो ये हो गया हमारे पास में इन्फेक्शन। नेक्स्ट होता है माइनर्स, जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस है, फंगल इन्फेक्शन, ये भी देखने को मिलता है। या फिर मीट या फिश हैंडलर्स, जो क्लाइंट या जो फैक्ट्री में मीट या फिश जो हो उसको हैंडल करते हैं, मीट फैक्ट्री होती है या फिश फैक्ट्री होती है, तो उसमें कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? तो दोस्तों उसमें साल्मोनेला हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, वो सारी चीजें जो है वो हम देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारे पास में बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में मैकेनिकल हजार्ड्स। मैकेनिकल हजार्ड्स में क्या क्या चीजें होती है, यानी कि किसी भी मशीनरी की वजह से, किसी भी इक्विपमेंट को डील की वजह से कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी इंजरी हो जाए, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल हजार्ड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कहें कि कोई भी कट लग जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई एम्पुटेशन हो जाए फ्रॉम द मशीनरी, और ये बहुत सारा देखने को मिलता है। यंग बच्चे बेचारे 20-20, 22-22 साल के बच्चों की जो है वो अंगुलियां कट जाती है, और ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो कोई भी कट लग जाए, कोई भी फ्रैक्चर हो जाए, कोई भी एम्पुटेशन हो जाए, कोई भी मशीनरी हो जाए, ठीक है, इसकी वजह से कोई चीज होती है, तो ये हो गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास में दैट इज का स्लिप्स, ट्रिप्स और फॉल, कहीं गिर जाए, ठीक है, कहीं रगड़ लग जाए, वो सारी चीजें जिसकी वजह से फ्रैक्चर और स्पाइनल इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट हो सकता है ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, जैसे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ले जाना है, तो ड्राइवर्स का एक्सीडेंट हो जाए, लोडर्स, ठीक है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर माइनर्स, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट में होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज का रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजुरी, ठीक है, जिससे कि फ्रॉम कंटिन्यूअस टास्क, बार बार जो है वो हमारे पास में स्ट्रेन इंजुरी होती है किसी भी कारणवश से, तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे पास में मैकेनिकल इंजुरी में आएगा। नेक्स्ट बैक पेन एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर फ्रॉम लिफ्टिंग हैवी लोड्स, मान लीजिए सामान में वजन ज्यादा है, उठाने के लिए चाहिए 6 मजदूर, लेकिन लगा रखे हैं सिर्फ 4, तो बेचारे चारों को उठाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में बैक पेन हो जाएगा, या मस्कुलोस्केलेटल जो है वो डिसऑर्डर हो सकता है अगर हैवी मेटल्स को हमने उठाया तो ये हो गया हमारे पास में मैकेनिकल हैजार्ड्स। लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आएगा साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स, उसको हम ले लेते हैं। साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स में मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग, ऐसे फैक्टर्स जो हमारे पास में मेंटल और सोशल वेलबींग को जो है वो अफेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, बहुत ज्यादा काम का वर्कलोड रहे, नौकरी से निकालने की धमकी होती है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आ गया हरासमेंट हो गया, बुलिंग हो गया, वर्क प्लेस वायलेंस हो गया, ठीक है, हरासमेंट आपको पता ही है, बुलिंग हो गया, ये सब चीजें। नेक्स्ट आता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, नाइट शिफ्टेड, जॉब इनसिक्योरिटी, ठीक है, लंबे लंबे समय तक जो है वो ड्यूटियां लगाई गई है, ठीक है, डबल ड्यूटी करवाई जा रही है, बहुत ज्यादा नाइट शिफ्ट दी जा रही है, ठीक है, जॉब की इनसिक्योरिटी है कि अगर आप ये निकाब करोगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो उसमें भी हमारे पास में जो है वो साइकोलॉजिकल एफर्ट्स आते हैं। नेक्स्ट होता है बर्न आउट, कॉमन इन नर्सेज, डॉक्टर्स एंड IT वर्कर्स, बर्न आउट सिंड्रोम, ठीक है, बर्न आउट सिंड्रोम भी जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि इस तरीके से उसको जो है वो वर्कलोड दिया जाता है कि जैसे नर्सेज हैं, ठीक है, वर्कलोड है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा क्लाइंट आ गया कि यार इसकी तो हेल्प की जरूरत है, मेंटली टॉर्चर करके जो है वो काम करवाया जा रहा है, वो हो गया बर्न आउट सिंड्रोम, ठीक है। थकी हुई है, चाहते हैं तो छोड़ो कि बाहर में जाए काम, अब हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर कोई डिलीवरी वाला केस आता है, तब सामने हमारे पास में तड़प रहा है, तो हमारे से वो तड़प देखी नहीं जाती और हम फिर काम में लग जाते हैं, तो वो हो गया बर्नआउट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्लीप डिसऑर्डर्स एंड रिड्यूस वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में आ गए साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। अब देखो कॉमन ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन कौन सी हो सकती है इन सब से, तो उनको हम फटाफट ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो हजार्ड्स के टाइप से कौन कौन सी, तो दोस्तों फिजिकल हजार्ड्स हो सकता है, तो क्या होगा फिजिकल हजार्ड से, वहां पे बहुत ज्यादा नॉइस वगैरह होगी, तो नॉइस इंड्यूस डिफनेस हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, ये सारी चीजें। केमिकल हजार्ड्स में कौन कौन सी चीज आती है, तो दोस्तों सिलिकोसिस आता है, एस्बिटोसिस आता है, लीड पॉइजनिंग आती है, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में बायोलॉजिकल हजार्ड में हमारे पास में ट्यूबरकुलोसिस आ गया,
ब्रूसिलोसिस आ गया, HIV आ गया, ये सारी चीजें हो सकती है। मैकेनिकल हजार्ड में कोई भी इंजरी हो गया या रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हो गया, वो सारी चीजें। साइकोलॉजिकल हजार्ड्स में स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, बर्नआउट सिंड्रोम हो गया। ये कुछ कॉमन ऑक्यूपेशनल जो है वो डिजीज है जो कि हमें देखने को जो है वो मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। यानी कि जो जितने भी हमारे पास में ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड हो रहे हैं, हमने सारे पढ़ लिए। फिजिकली क्या होता है, मैकेनिकली क्या होता है, देन बायोलॉजिकली क्या होता है, ठीक है, सारे हमने पढ़ लिए। साइकोलॉजिकली क्या होता है, सारी चीजें पढ़ ली। अब उसको हम किस तरीके से जो है वो प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं हमारे पास में ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड को। इसलिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, जैसे ESI एक्ट है, ठीक है, वो बनाया गया है, वो मजदूरों के फैक्ट्री के लिए बनाया गया है, ठीक है। राइट टू पेशेंट एक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं उन मजदूरों के लिए, उनकी जो है वो सुविधा के लिए बनाए गए हैं। और बहुत सारी फैक्ट्री के लिए भी एक्ट बनाए गए कि आप ये चीजें तो जो है वो रखोगे ताकि जो है वो प्रिवेंशन कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो उसमें आ जाता है हमारे पास में इंजीनियरिंग मेजर्स के रूप में, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो वहां पे होना चाहिए प्रॉपर वर्क प्लेस डिजाइन, यानी कि फैक्ट्री का जो है वो वर्क प्लेस डिजाइन प्रॉपर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग बैठने की जगह है 5 की और आप बैठा रहे हो वहां पे 20 लोग, ठीक है। तो प्रॉपर वर्क प्लेस डिजाइन होनी चाहिए एंड मशीन ग्राइंडिंग, ठीक है, वो सारी चीज होनी चाहिए। एंड प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, डस्ट कंट्रोल होना चाहिए एंड साउंड प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। बाहर विदेशों में आपने देखा होगा जब भी कोई काम करते हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ करवाया जाता है, इंडिया में नहीं है, ठीक है। बस कपड़ा बांध के, मुंह पे कपड़ा बांध के जो सारे दिन भर काम करवा लिया वो करवा लिया, ठीक है। तो प्रॉपर वर्क प्लेस डिजाइन होनी चाहिए, देन मशीन ग्रेजुएटी होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, डस्ट कंट्रोल होना चाहिए, साउंड प्रूफिंग होना चाहिए एंड रेडिएशन शीडिंग हो, ठीक है। रेडिएशन का एक्सपोजर भी जो है वो नहीं होना चाहिए, इस तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट चीजें होनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे पास में इंजीनियरिंग मेजर्स। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इन द सेंस कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर पे है उनका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों लिमिटिंग एक्सपोजर टाइम, ठीक है, कौन कहाँ पे कितना काम कर रहा है। अगर हीट वाली जगह पे तो कितना देर काम करवाना चाहिए, देन नॉर्मल जगह है तो कितना काम करवाना चाहिए। तो लिमिटिंग एक्सपोजर टाइम होना चाहिए, वर्क रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन हार्ड जगह पे काम कर रहा है तो फिर उसको थोड़ी देर के लिए लाइट जगह देनी चाहिए, अगर लाइट जगह पे कर रहा है तो फिर उसको थोड़ी देर हार्ड के लिए। ऐसा नहीं है कि ये हमारा रिश्तेदार है तो इसको तो इजी काम दिया गया है और ये हमारा नॉन टू नहीं है, या बेचारा गरीब है इसको तो काम की मजबूरी है तो उससे भरपूर काम करवाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए जिसमें हमारे पास में लिमिटिंग एक्सपोजर टाइम होना चाहिए, वर्क रोटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम होनी चाहिए। किसी भी मशीन को कैसे डील करना है, क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए कि देखो यहाँ पे काम करने से ये चीज की दिक्कत हो सकती है और इसमें हमें इस चीज की सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स, ठीक है। कहाँ पे जहां पे भी जो काम कर रहे हैं तो उसके जो भी सेफ्टी रूल्स हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से हेलमेट पहनना चाहिए, किस तरीके से मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीजें, किस तरीके से कोट वेयर करना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये हो गया हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। जहां पे जो काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज, गॉगल्स, इस तरीके का, ठीक है। बाहर फॉरेन कंट्री में प्रॉपर जो है वो इसी के साथ किया जाता है, अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। देन प्रॉपर मास्क, रेस्पिरेटर्स, ईयर प्लग्स, बिल्कुल कानों में जो है वो ढके ताकि कोई नॉइस न हो, ये सारी चीजें। एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, एप्रॉन, पूरा जो है वो जैकेट वाला, जैसे आपने अग्निशामक वालों को देखा, तो प्रॉपर जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ ही जो है वो कार्य करना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल मेजर्स। मेडिकल मेजर्स में क्या होना चाहिए दोस्तों, मेडिकल मेजर्स में प्री एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियडिकली हेल्थ चेकअप, ठीक है। यानी कि लगने से पहले उसका अच्छे तरीके से चेकअप होना चाहिए, ठीक है, कि उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या सांस लेने में दिक्कत ऐसी कोई चीज तो नहीं है। एंड पीरियडिक हेल्थ चेकअप होना चाहिए, प्रॉपर जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो हेल्थ चेकअप होना चाहिए, पीरियडिकली जो है वो चेकअप होना चाहिए।
क्लियर है कि किस तरीके से जो है वो आप हर 6 महीने से, हर 3 महीने से जो है उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया इम्यूनाइजेशन, जैसे हेपेटाइटिस बी फॉर हेल्थ वर्कर्स। जो भी हेल्थ वर्कर्स है, जैसे जो भी हॉस्पिटल वगैरह में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स के लिए नहीं है, अपने लिए भी है, तो उनके लिए इम्यूनाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन जो है वो प्रॉपर लगा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज है, जैसे कॉटन स्वाब से हो रही थी, ठीक है, देन सीओपीडी वगैरह हो गए, तो जो भी है उनका अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज, कि उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, उनका अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लेजिस्लेटिव मेजर्स, कानूनी जो दाव पेज है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, 1948 में जो है वो बनाया गया था। इसमें जो भी फैक्ट्री जो है वो ओपन करते हैं तो उसको फैक्ट्री एक्ट से जो है वो परमिशन लेनी होती है। उसमें फैक्ट्री एक्ट वाले आते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि हेल्थ की जो है वो क्या फैसिलिटी है, सेफ्टी के क्या प्रिकॉशंस रखे गए हैं, वेलफेयर प्रोविजन क्या क्या रखे गए हैं, वर्कमैन कंपटीशन एक्ट आता है एक, ठीक है। अगर बिना रिश्वत के सारी चीजें अगर सही की जाए ना, तो कोई भी पर्सन जो है वो हमारे पास में नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होता है। तो दोस्तों जैसे फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो है वो सारी चीजें फैक्ट्री के अंदर देखे थे, जब तक वो पूरी सेफ्टी पे खरा नहीं उतरता ना, तब तक इससे जो है वो मान्यता नहीं देता। लेकिन रिश्वत खा के अगर दे देते हैं तो फिर उससे हेल्थ से, सेफ्टी से, वेलफेयर सुपरविजन, इन सबसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर फैक्ट्री एक्ट है तो वहां पे पूरी सेफ्टी की चीजें दी जाती है। नेक्स्ट आता है वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट में पूरी चीजें, ड्यूटी आवर्स, ये सारी चीजें, ये सारा आता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्सेशन। तो इसमें हमारे पास में दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर वर्कर सेफ्टी, वर्कर सेफ्टी के लिए जो है वो इंटरनेशनली रूल बनाए गए हैं, क्या चीज होनी चाहिए, कितने लोगों पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फर्स्ट मेजर्स, फर्स्ट एड के लिए क्या होना चाहिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, वहां पे मेडिकल पर्सन को भी अपॉइंट किया जाता है। ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में आ जाती है लेजिस्लेटिव मेजर्स के रूप में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एग्जाम्पल ऑफ हाई रिस्क वर्कर एंड हैजार्ड्स। ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि हाई रिस्क वर्कर्स हैजार्ड्स को देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनर्स, माइनर्स इन द सेंस कि ऐसी चीजें जो हमें दिखाई ही नहीं देती है, जैसे सिलिकोसिस है, कोई भी एक्सीडेंट है, वाइब्रेशन इंजुरी है, वो सारी चीजें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे काम करते हैं, तो वहां पे गिरने की संभावना है, वहां पे फ्रैक्चर होने की संभावना है, वहां पे सन स्ट्रोक होने की जो है वो संभावना है। हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, HIV हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, स्ट्रेस हुआ, ये सारी चीजें जो है वो रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फार्मर्स, जैसे पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो गया या जूनोस्टिक इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीजें। इंडस्ट्रियल वर्कर में क्या क्या चीजें, नॉइस इंड्यूस्ड डिफनेस हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि जिस तरीके से कोई कोई वर्कर्स कहाँ कहाँ पे कार्य करते हैं और क्या क्या जो है वो इंजुरी होती है, आपको बताइए, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ हाई रिस्क वर्कर्स हैजार्ड्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, फटाफट जो है वो इस टेबल को हम रिवीजन कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करेंगे। कौन कौन से ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड है और क्या क्या चीजें हो सकती है उसको हम ले लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आ गया हमारे पास में हैजार्ड्स का टाइप है। इसमें हम पहले फिजिकल हैजार्ड्स को पढ़ेंगे, फिर केमिकल हैजार्ड्स को, फिर बायोलॉजिकल हैजार्ड्स को, फिर मैकेनिकल हैजार्ड्स को, फिर साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स को। कौन कौन से हैजार्ड्स होते हैं ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। देन वो कौन कौन सी डिजीज कोज कर सकते हैं और किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है, उनको हम लेंगे। तो दोस्तों फिजिकल हैजार्ड्स में क्या क्या चीज आती है, नॉइस आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है, रेडिएशन आ जाता है, हीट आ जाता है, कोल्ड आ जाता है, पुअर लाइटनिंग आ जाती है, प्रेशर चेंजेस आते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने जो है वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन कौन सी ऑक्यूपेशनल डिजीज हो सकती है। तो दोस्तों नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग हो सकता है, लॉस वाइब्रेशन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, रेडिएशन सिकनेस हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है एंड डिकम्प्रेशन सिकनेस हो सकती है। ऑलरेडी हमने इनके बारे में जो है वो पढ़ लिया। अब उससे कैसे बचा जा सकता है, तो दोस्तों साउंड प्रूफिंग जो है वो एरिया होना चाहिए।
ईयर प्लग लगे हुए होने चाहिए। आपने देखा होगा ईयर प्लग लगा के बहुत सारी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। एंड वाइब्रेशन कंट्रोल टूल होने चाहिए, रेडिएशन शीडिंग या एडुकेट वेंटिलेशन होना चाहिए, एंड रेस्ट ब्रेक होना चाहिए, प्रॉपर जो है वो लाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में फिजिकल हैजार्ड्स। क्या क्या चीजें हैं थी वो हमने पढ़ लिया, किस तरीके से अफेक्ट है, किस तरीके से बचा जा सकता है। नेक्स्ट आ गया केमिकल हैजार्ड्स। केमिकल हैजार्ड्स में क्या चीज आती है दोस्तों, डस्ट होगी जैसे सिलिका हो गया, एस्बिटोस हो गया, कॉटन हो गया, गैसेज होगी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, देन सोलवेंट आ गया, एसिड आ गया, पेस्टिसाइड्स आ गया, हेवी मेटल्स आ गया, लीड मर्क्यूरी, ये सब चीजें आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर एग्जांपल जैसे सिलिकोसिस हो सकता है, एस्बिटोसिस हो सकता है, बाइग्नोसिस हो सकता है, लीड या मर्करी पॉइजनिंग हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, या बर्न आउट पेस्टिसाइड पॉइजनिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगा। किस तरीके से बचा जा सकता है, तो दोस्तों वेंटिलेशन के द्वारा बचा जा सकता है, डस्ट कंट्रोल या पीपीई किट इनके द्वारा बचा जा सकता है, केमिकल प्रिडिक्ट हेल्थ चेकअप इनके द्वारा हम इसको बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आता है हमारे पास में दोस्तों बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, ये सारी चीजें। क्या क्या डिजीज हो सकती है दोस्तों, तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, ब्रुसेलोसिस हो सकता है, एंथ्रेक्स हो सकता है, फार्मर्स लंग डिजीज हो सकती है। ठीक है, किस तरीके से बचा जा सकता है दोस्तों, तो उसमें हमारे पास में इम्यूनाइजेशन से बचा जा सकता है, जैसे हेपेटाइटिस बी टिटनेस का इंजेक्शन लगा के, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पीपीई किट, ग्लव्स, गाउन, मास्क इनके द्वारा, और प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन के द्वारा बचा सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल। मैकेनिकल में आ गया कोई भी मशीनरी है, टूल्स है, व्हीकल्स है, रिपीटेटिव टास्क है, लिफ्टिंग हैवी टूल्स है, उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है दोस्तों, कट लग सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, एम्पुटेशन हो सकता है, रिपीटेटिव बैक इंजरी हो सकती है, स्पाइनल इंजरी हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में किस तरीके से हम बचा जा सकता है, तो दोस्तों उसमें हमारे पास में सेफ्टी ट्रेनिंग से बचा जा सकता है, हेलमेट या सेफ्टी शूज प्रॉपर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से बचा सकता है। साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है दोस्तों, लंबे समय तक अगर ड्यूटी आवर्स है, नाइट शिफ्ट है, काफी ज्यादा स्ट्रेस है, हरासमेंट है, जॉब इनसिक्योरिटी है, तो उससे हमारे पास में साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इसमें किस तरीके से दोस्तों, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। कैसे बचा जा सकता है, तो दोस्तों इससे हम वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क और जिंदगी में जो है वो बैलेंस रख के काउंसलिंग सर्विसेज होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें हम जो है वो अच्छे तरीके से सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जा सके। तो ये हमारे पास में कुछ हैजार्ड्स थे, जिसमें हमने फिजिकल हैजार्ड्स, केमिकल हैजार्ड्स, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, मैकेनिकल हैजार्ड और साइको सोशल हैजार्ड्स ऑलरेडी हमने पढ़ ली थी। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो समरी देखी है। अब फटाफट जो है वो इस क्लास की हम समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करते हैं। तो हमारे पास में समरी आ जाती है, दैट इज occupational health hazard are workplace related risk that can be cause disease और injury। यानी कि occupational health hazard जो है वो क्या होते हैं दोस्तों, occupational health hazard जो है वो workplace related risk होती है, जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे वर्क प्लेस से रिलेटेड जो है वो रिस्क होती है, जिसके अंदर जो है वो हम जो डिजीज और कोई भी इंजरी कोज करते हैं उसको हम पढ़ते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड साइकोसोशियल। 5 कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा बायोलॉजिकल, चौथा मैकेनिकल, पांचवा सोशल या साइकोसोशियल। ठीक है, तो 5 कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। अब किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन इन्वॉल्व इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, पीपीई या मेडिकल एंड लीगल मेजर्स के द्वारा जो है वो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉपर इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, ठीक है, उसका प्रॉपर सेटअप हो अच्छे तरीके से, जहां पे वर्क प्लेस कर रहे हैं वो सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल, ठीक है, प्रॉपर ड्यूटी आवर्स, वो सारी चीजें, पीपी इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी, फर्स्ट एड वगैरह, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, वो सारी चीजें, एंड लीगल मेजर्स, कितने ड्यूटी आवर्स होना चाहिए, ये सब चीजें जो है वो हम इस तरीके से उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। नर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्ले ए की रोल इन एजुकेशन। ठीक है, जो भी हम मेडिकल एजुकेशन दे रहे हैं उसमें नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो हमारे पास में की रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मेन रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, किसमें
प्ले कर सकते हैं दोस्तों? एजुकेशन में, प्रिवेंशन में, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एक्यूपेशनल हजार्ड्स। ठीक है, यानी कि नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो एक मेन रोल प्ले कर सकते हैं प्रिवेंशन में, एजुकेशन में, अर्ली डिटेक्शन एंड एक्यूपेशनल हजार्ड्स के अंदर। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज के हमारे पास में क्लास जो है वो फिनिश होती है। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन चूंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। कल सुबह 7 बजे हम लाइव आपसे मिलेंगे, इसलिए तैयार हो जाइए। जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आपके मन में कोई भी क्वेरीज हैं, जो भी आप हमसे इस क्लास के बारे में, टीएनसी बुलेट सीरीज के क्लास के बारे में कहना चाहते हैं, क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस तरीके से इसमें चेंजेस चाहिए, वो सारी चीजें आप हमसे कल सुबह 7 बजे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे जो है वो हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे लाइव क्लासेज। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जो भी आपकी कमियां हैं वो लिख के रखिए, कल सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।